नमस्कार, वीआईपी न्यूज की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म इन दिनों काफी चर्चा में है। कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इसे टैक्स फ्री करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लोगों की रुचि है और जनहित का मुद्दा भी है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जब लोगों की मांग पर उस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। बहुत सारे राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। इस फिल्म को राजनीतिक चश्मे से न देखकर जनहित के चश्मे से देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इस फिल्म को खरीदने की बीजेपी को सलाह दी है। पूर्व मंत्री एवं विधायक भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सलाह देना चाहिए कि देश भर से जो भाजपा को 4,000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है, उस चंदे की राशि से 14 करोड़ रुपए में बनी द कश्मीर फाइल की पिक्चर को खरीद लिया जाए और भाजपा उस पिक्चर का पूरे देश में निःशुल्क प्रदर्शन करे ताकि देश की जनता को पता चल सके। जिस दौरान जम्मू कश्मीर में पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, जिस दौरान कश्मीर के पंडित कश्मीर को छोड़ने के मजबूर हुए, उस दौरान केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समर्थन से सरकार चल रही थी और जम्मू के राज्यपाल भाजपा के नेता जगमोहन मल्होत्रा थे। उस दौरान कश्मीर के पंडितों को अत्याचार सहने पड़े, अपने घर को छोड़ना पड़ा था। ये सच्चाई जनता के बीच पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके जनहित में देखना चाहिए और जनहित में देखते हुए इसको टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं। उसको टैक्स फ्री करें ताकि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो भी यथार्थ को जान सके और उसको देख सके, उसका लाभ मिल सके। इसलिए कल हाउस के अंदर भी ये बात आई थी और आज इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए। ये जानबूझ करके कि लोग कम से कम देखें, लोग ना आए उसमें, कैसे उससे वंचित किया जा सके, ये सरकार का एक षड्यंत्र है। विधानसभा बजट सत्र 7वें दिन प्रश्नकाल में डीएमएफ मद का मुद्दा उठाया गया। बहुजन समाज पार्टी विधायक केशव चंद्रा ने प्रश्नकाल में जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ मद की राशि के खर्च का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण के नाम पर 16 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि डीएमएफ मद से जांजगीर चांपा जिले में खर्च की गई है। क्या 2019 के बाद जिले में डीएमएफ की राशि के उपयोग को लेकर कोई ऑडिट या जाँच कराई गई है? जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसी मामले को लेकर शिकायत आएगी तो जरूर जांच कराएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से जिला जांजगीर चांपा के जिला खनिज न्यास संस्थान के आय एवं वीआईपी जो है, मेरा प्रश्न था। पूर्व में उस शासी परिषद का मैं सदस्य हूं, फिर भी मुझको किसी भी प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेकिन जो विधानसभा में जवाब आया उसको देख करके तो मैं दंग रह गया कि 16 करोड़ रुपए की प्रशिक्षण मशरूम उत्पादन के लिए स्व सहायता महिला समूह को, अगरबत्ती बनाने के लिए, फिनाइल बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रशिक्षण, वो भी एक वित्तीय वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उसमें खर्च की गई है। इसी प्रकार से करीब करीब 90 करोड़ रुपए का केवल सामग्री खरीदी किया गया है। कहीं कुर्सी खरीदी की गई है, कहीं जिम का सामान खरीदी किया गया है, कहीं बिजली लगाया गया है, कहीं यात्री प्रतीक्षालय के लिए सामान खरीदा गया है। और इन तमाम प्रकरण पे हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच का निवेदन भी किया, क्योंकि 100% इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, भ्रष्टाचार किया गया है। और अगर ईमानदारी से ऑडिट हो जाए, ईमानदारी से जाँच हो जाए तो तमाम तथ्य उजागर हो जाएगा। और ये तो एक अकेला जांजगीर चांपा जिला क्या है, पूरा प्रदेश में जहाँ जहाँ भी डीएमएफ की राशि है, इस तरह से जो है बंदरमाट की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने उनके द्वारा लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, जिसके बाद इस याचिका की सुनवाई किसके बेंच में की जानी है, इसका फैसला चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी करेंगे। बता दें कि जीपी सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगाई गई जमानत याचिका भी अब तक लंबित है। बता दें कि जीपी सिंह ने कुल 3 याचिकाएं कोर्ट में लगाई थी, जिनमें आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज हो जाने के बाद अब 2 याचिकाओं पर फैसला होना बाकी है।
हर साल की तरह इस साल भी रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह स्वच्छता रथ शहर के सभी वार्डों में भ्रमण कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। इस अवसर पर मेयर जानकी काटजू और MIC सदस्य संजय देवांगन सहित अन्य MIC सदस्य, पार्षदगण और निगम कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत संगीत आज हमारे नगर निगम परिषद में हम लोग स्वच्छता प्रभारी और हमारे निगम के टीम और पार्षद लोग के साथ हरी झंडी दिखाया गया है और ख़ास करके ये हमारे स्वच्छता रैंकिंग के लिए हरा झंडी दिखाकर जनता को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हर वार्ड में किया जा रहा है। अभी चक्रधर नगर में कार्यक्रम करेंगे और साथ में वहाँ जनता को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम करेंगे नाटक के माध्यम से। और जैसे कि मैं सभी जनता से अपील करूँगी कि पिछले बार भी उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया था हमारे नगर निगम को, तो इस साल भी स्वच्छता रैंकिंग के लिए हमें सहयोग करें ताकि हमारा रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ शहर स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आ सके। जैसे कि हमारे स्वच्छता दीदी हर घर पहुंच रहे हैं तो उसमें कचरा को पृथक करके अलग अलग कचरा कर दे और रिक्शा गाड़ी में ही दे, कहीं इधर उधर ना फेंके। इसी तरह से हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं लगातार और सभी के बीच जाके हम हर घर में खटखटा के उनसे जागरूकता फैलाया जा रहा है ताकि कचरा को डस्टबिन में रखकर हमारे स्वच्छता दीदी को ही दे। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ स्वच्छता जागरूकता रथ निकाला जाता है ताकि लोगों को एक जानकारी हो नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को लेकर के कितने जागरूकता नगर निगम में है। और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि वो भी जागरूक बने, क्योंकि शहर हमारा जितना है उतना ही सभी का है। हम और शहर की जनता जब मिल करके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए निकलेंगे तभी हमारा शहर स्वच्छ होगा। सभी जनता से अपील है कि अपने अपने घर से निकलने वाले गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग डब्बा में डस्टबिन में डालें। नगर निगम द्वारा उन्हें पूर्व में दिया गया है 2 डब्बा, एक में गीला और एक में सूखा। तो सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि वो अलग अलग कचरा को डाल करके दें जिससे सही निपटान हो सके और पूरा शहर में कचरे का जो ढेर आज दिखता है वो ढेर ना दिखे। शहर हमारा स्वच्छ हो, रायगढ़ स्वच्छ हो, क्योंकि रायगढ़ से ही हम सबकी पहचान है। अगर आप और हम मिल करके शहर को स्वच्छ बनाएंगे तो हमारी पहचान और रायगढ़ का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में पूरे भारत में लिखा जाएगा। तो आप सबके सहयोग से ही रायगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं शहर की सभी जनता से अपील करता हूं कि वो अपने घर से निकलने वाले कचरे को नाली में ना डालें, अनंतर ना फेंकें, उसे एकत्रित करके रखें। और जब हमारी स्वच्छता दीदी उनके चौखट पे जाती है, दरवाजे पे जाती, विसिल बजता है, तो घर से निकल करके उन्हें कचरा ज़रूर दें ताकि आपका वार्ड शहर सुरक्षित और स्वच्छ और सुरक्षित रह सके। पखांजूर थाना परिसर में होली और रंग पंचमी के अवसर के पूर्व शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर धीरेन्द्र पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर धनंजय नेताम, STOP रवि कुमार कुजूर मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि चक्का जाम करते हुए जबरन कोई चंदा न मांगे, पेंट वार्निश ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें और होलिका दहन के नाम पर हरे भरे पेड़ न काटे। बिजली के वायर से होलिका दूर ही जलाई जाएगी। सूखी होली खेलते हुए पानी का बचाव करें। हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। 3 सवारी गाड़ी में बैठकर न चलें। शराब का सेवन न करें। ध्वनि प्रदूषण न करें। महिलाओं को जोर जबरदस्ती रंग गुलाल न लगवाएं। मुखौटे पहनकर होली न खेलें। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं। परीक्षा के मद्देनजर हुल्लड़बाजी न करें। शांति समिति की बैठक करके हम लोगों ने जो सामान्य दिशा निर्देश होते हैं होली के संबंध में वो जो गणमान्य नागरिक हैं उनको अवगत कराए हैं, उनका फीडबैक लिया है। तो उनसे हमको जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि होली के समय में त्यौहार में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो दूसरों के जो त्यौहार है उसको ख़राब करते हैं, तो उन सब के ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधि को होने से रोकने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सर, पूरे बैठक में एक चीज़ का खुलासा हो रहा है कि नशे वाली बात आ रही है, क्षेत्र में बहुत नशा का ज़्यादा लोग गतिविधि ऐसी कर रहे हैं, इस पर रोक कैसे लगाएंगे?
जो स्पेसिफिक सूचना है नागरिकों से ही हमें प्राप्त होती है सूचनाएं, उन सूचनाओं के आधार पर हम रेड कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी और मादक द्रव्य बरामद होंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो मादक द्रव्य है, कुछ तो बहुत ही NDPS एक्ट के तहत जो आने वाले पदार्थ हैं उनका जो भी हमको खबर मिलता है या जो सूचना मिलती है उसके आधार पे वो अधिनियम ही इतना सख्त है कि उसमें कार्रवाई हो जाने के बाद कठोर है कि नरम है बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सर्वविदित है। रही बात शराब की, अधिकतर शराब सेवन के केसेस होते हैं, तो शराब पीना इल्लीगल नहीं है, शराब सार्वजनिक स्थल पे पीना इल्लीगल है, शराब पीने के बाद सार्वजनिक स्थल पर हुड़दंग करना इल्लीगल है। तो इस तरह की गतिविधि में अगर कोई लिप्त पाया जाएगा तो फिर अपने घर में होली नहीं मना। होली में क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। अपना स्वयं का होली बहुत अच्छे से मनाएं और अपने पड़ोसी को भी आनंद लेके होली मनाने दें। धमतारी जिले के मगरलोड ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हसदा के नेत्र रोग विभाग से नेत्र चिकित्सा सहायक अधिकारी DK साहू ने मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों का चयन किया, जिसके बाद मरीजों को ऑपरेशन के लिए धमतारी जिला चिकित्सालय भेजा गया, जिसमें ग्राम हसदा, खिसोरा, धौरा भाटा से कुल 10 मरीज चयन किए गए थे। किशोरा से 4 मोतियाबिंद पेशेंट का ऑपरेशन चयन किया गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कवर्धा में अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के 400 से अधिक की संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही। मैं आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से शासन का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रदेश के जितने कर्मी हैं, इनको पिछले नवंबर माह से विगत 5 माह हो गया है, आज तक वेतन नहीं मिला है और आने वाले 3 दिन में होली जैसा पर्व है। सभी साथियों का घर सूना है, सभी को जीविकोपार्जन की बहुत समस्याएँ आ रही हैं। सभी साथी जो है बाहर से आकर के नौकरी करते हैं, इनको रहने खाने की बहुत दिक्कतें हैं। मैं शासन से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया वो सभी साथियों का, हम सबके मनरेगा कर्मियों का वेतन जल्दी से जारी करे, क्योंकि आज ये सांकेतिक हड़ताल है। यदि हमारी मांगे ये यथाशीघ्र नहीं मानी गई तो जैसे मेरे साथी ने कहा है कि आने वाले 6 अप्रैल से जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में मनरेगा का काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इसके लिए जो है शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। हमारी सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। एक 2019 में सरकार बनने से पूर्व हमारे मंच पर स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पंचायत मंत्री द्वारा हमारे मंच पर आकर के घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार अगर 10 दिन में अगर सरकार बनती है तो हम आप लोग की 10 दिन में हम मांगे पूरी कर देंगे, नियमितीकरण कर देंगे समस्त संविदा कर्मचारी को और दैनिक वेतनभोगी को। परंतु सरकार द्वारा आज विगत 3 वर्ष हो गया है जिसमें अभी तक के नियमितीकरण उनके द्वारा नहीं किया गया है। उस विरोध में हमारे द्वारा मनरेगा महासंघ की ओर से आज 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन किया गया है। उसके उपरांत हम 6 अप्रैल के आसपास हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो नियमितीकरण है जो सरकार के घोषणा पत्र अनुसार है। दूसरी हमारी ये है कि अभी तक के हमारे ग्राम रोजगार सहायक साथी है समस्त छत्तीसगढ़ में, जिनको अभी तक के मानदेय ही दिया जा रहा है, जिसमें उनको लेते हुए हम उनका वेतनमान निर्धारित करते हुए समस्त मनरेगा कर्मी का 1966 नियम लागू करवाना चाह रहे हैं। अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर आप लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का रूप क्या होगा? आगे के रूप हमारी ये रहेगी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पे चले जाएंगे, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी मजदूर है हमारे जो मनरेगा में जिसको रोजगार देते हैं वो ठप हो जाएगी, जिसके
आगे का परिणाम स्वयं शासन को भुगतना पड़ेगा। लगभग 2 माह पूर्व स्वामी आत्मानंद नरहरदेव हाई सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्र के बीच स्कूल से बाहर कुछ दूरी पर चिल्ड्रन पार्क में विवाद और मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों छात्रों को मामूली चोटें आई थी। लेकिन छात्र को स्कूल की प्रचार रचना श्रीवास्तव द्वारा क्रिमिनल घोषित कर अधिकारियों ने उस छात्र को 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाने से वंचित कर दिया, जिससे सर्व ब्राह्मण समाज में बीते दिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही अगर छात्र युग भट्ट 10वीं बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा बच्चे के भविष्य को देखते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। जी वही, मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पीड़ित था कि स्कूल के बाहर हुआ था वो एक मामला, और अभी वो उसके पिछले लगभग 8 से 10 दिन वो स्कूल भी नहीं गया था। मामला स्कूल से बाहर का है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ उसके बारे में तो अपने जानकारी नहीं थी, लेकिन वो चाकूबाजी का मामला बना के स्कूल से मेरे को 14 तारीख शाम 5 बजे घटना है, और मेरे घर में टीसी लगभग 1 बजे के आसपास 15 तारीख के डेट में टीसी भिजवा देती है मैडम। मेरे कभी नहीं बताई कि हुआ क्या है, ना स्कूल में बुलवाए हैं, ना हमसे जानकारी लिए ना बच्चे से, डायरेक्ट बुलवा के टीसी काट के बताए थे। तो मैं टीसी वापस कर दिया था। जो 2 मार्च जब प्रवेश कार्ड निकला ना, तो मैं बोला परीक्षा में शायद बैठने देंगे, तो और गया था मैं अपने मित्र के साथ, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट मना कर दी। तो मैं टीसी लेके 2 मार्च को आया हूँ, जहाँ रिसिप्ट में मैं अपना साइन करके आया हूँ, और इसीलिए थोड़ा पीड़ित हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ में न्याय हो, और अपने समाज के साथ अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ थोड़ा ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के पास। तो अब हमारे समाज साथ में है, उग्र आंदोलन के लिए अपन थोड़ा दे रहे हैं ज्ञापन, मान लो नहीं हो पाता है तो। हम लोग सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आज जो नरहरदेव की प्रिंसिपल, आज तो आत्मानंद स्कूल है वो, वहाँ की जो प्रिंसिपल है रचना श्रीवास्तव, उनके द्वारा हमारे ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति जो कि हमारे सदस्य भी हैं, उनके बच्चे का युग भट्ट नाम है उनका, वो कुछ उनकी बाहरी लड़ाई हुई थी, उनके स्कूल में भी नहीं हुई थी। तो रचना श्रीवास्तव ने उन्हें अपराधी घोषित कर एक टीसी में लिख दिया है क्रिमिनल करके, जो कि गलत बात है। ये तो न्यायपालिका का काम है। क्या वो न्यायाधीश बन गई हैं रचना श्रीवास्तव कि वो ऐसा उनका लिखने का अधिकार हो गया? शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, और हमारे देश में तो शिक्षा फ्री में दिया जाता है बच्चों को, चाहे किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए। गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं है जिससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई कि उन्होंने टीसी में लिख दिया, मैंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में लिख दिया कि क्रिमिनल है करके। लेकिन ये बताइए कौन से स्कूल में एडमिशन देगा? आज ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। इसके विरोध में हम कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और 10वीं में था बालक, और वो आज परीक्षा नहीं दे पाया है, जबकि पूरे परीक्षा चले गए। उनसे उनके पिताजी, उनके गार्जियन बहुत निवेदन किए कि हमें दिया जाए बैठने, और कलेक्टर से भी कहा गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनको आज रेस्टिकेट कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उनकी प्रिंसिपल की हठधर्मिता है जो न्यायाधीश बनकर बैठी है, जो कि गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं, और आज हम कलेक्टर साहब को, जिलाधीश साहब को कांकेर के हम ज्ञापन देंगे, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। बेमेतरा में स्वास्थ्य विभाग को मिले कोविड फंड के दुरुपयोग की लगातार शिकायत योगेश तिवारी किसान नेता ने कलेक्टर से की है। जिला स्वास्थ्य विभाग में हो रही अनियमितता की जांच को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले का है, जहां स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 के दौरान फंड आया हुआ था, जिसका दुरुपयोग की शिकायत को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी के साथ जिले के सैकड़ों लोग कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। सर अब मैं आपको फोटो लेना है ना, पर हॉस्पिटल में सुविधा के नाम पे जीरो है। यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधा है बिल्कुल लचर है। यहाँ एक छोटे छोटे मरीजों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ तीसरी लहर में कोविड फंड आया था केंद्र सरकार के द्वारा आईसीयू के निर्माण करने के लिए, हॉस्पिटल में और भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। वो सभी पैसाओं को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक तकनीकी कमेटी बना दी गई जाँच के लिए, और उसका और ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया गया जो कार्य पूरा नहीं किए हैं। आईसीयू रूम का निर्माण बाद में किया गया जब हंगामा हुआ तो। और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे तो उसको भी निकाला जा रहा है, ताकि उनके जो भ्रष्टाचार के जो वो हैं वो जो लोग देख ना पाएँ। उसमें जांच जो करने वाली टीम वो सब मिली भगत है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोग कलेक्टर से मिले हैं कि जिला स्वास्थ्य में अगर कोई
फंड आया उस फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। छोटी छोटी वहाँ व्यवस्था नहीं है। आज वहाँ अगर सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, तो वहाँ स्टाफ नहीं है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई फंड आ रहा है उसको सही जगह लगाया नहीं जा रहा है, जिस मत पे आया उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी यहाँ कोई मान के चलिए जंगल राज चल रहा है, लूट रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, यानी उसको देखने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधि भी आँख में चश्मा लगाए हुए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी राजनीतिक दलों को भारत चुनाव आयोग के आचार संहिता का पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। खैरागढ़ का विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होना है उसके संबंध में तिथि की घोषणा हो चुकी है। 12 अप्रैल को उसमें मतदान होना है। उसके संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर महोदय जी ले रहे थे राजनीतिक दलों के साथ। उसके संबंध में हम उपस्थित हुए थे और जो आदर्श आचार संहिता है जिसकी पालन हम सबको करनी है, इसके संबंध में चर्चा हुई है और निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है उससे हमको अवगत कराया गया है। निश्चित रूप से चुनाव शांतिपूर्ण होगा और निर्बाध रूप से चुनाव संपन्न हो, हम सबकी मंशा है। प्रत्याशी चयन संगठन कल मीटिंग करने वाली है रायपुर में। प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगानी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव अभियान समिति का गठन के पश्चात प्रत्याशी घोषणा होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें चुनाव जीतेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा खैरागढ़ के विधानसभा के उप निर्वाचन की घोषणा की गई है और इस घोषणा के तारतम्य में आज जो स्टैंडिंग कमेटी है, सभी राजनीतिक दल के सदस्य उसमें हैं, उनकी बैठक बुलाई गई थी। उनको विस्तार से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, आदर्श आचरण संहिता और जो सामग्री के मूल्य वगैरह हैं उसके बारे में बताया गया। विशेष तौर पे जो भारत निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देश हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। साथ ही उनसे आग्रह भी किया गया कि जो आदर्श आचरण संहिता है उनसे उनका पालन किया जाए। उनके द्वारा कुछ क्वेरी भी की गई, उनको भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके तारतम्य में अवगत कराया। जांजगीर चांपा में मेडिकल की आड़ में नशे का कारोबार किया जा रहा था। नशे का कारोबार करने वाले मेडिकल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल संचालक के घर से 1584 नशीली टैबलेट जब्त की गई है। पूरा मामला सारागांव थाना क्षेत्र का है। मेडिकल संचालक का नाम कुलदीप राठौर बताया जा रहा है। पूरा मामला औषधि निरीक्षक और सारागांव पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई है। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के पंचशील नगर में एक पटवारी के घर चोरी हुई थी। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चोरी के मामले का खुलासा किया है। एक महिला पटवारी के घर पे उसकी बेटी की शादी के जो गहने रखे गए थे उसको अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसमें एक टीम लगाई गई थी और वो टीम कई दिनों से काम कर रही थी। इनिशियली इसमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था। उस फुटेज के आधार पे हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया। जब एक पूरी टीम बनाई गई और उसमें सीएसपी गौरव राय और एडिशनल एसपी संजय महादेवा के निर्देशन में एक टीम हम लोगों ने स्पेसिफिक इसके लिए बनाया था, जो कई राज्यों में उन्होंने पता तलाश की और फाइनली हम लोगों ने इसमें जो रिकवरी की है जो लगभग 33 तोला जो सोना है और 700 ग्राम चांदी जो इस चोरी की घटना का है, प्लस एक स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी इसमें यूज हुई थी वो जब्ती किया गया। कुल मसरूका लगभग 25 लाख का है। साथ ही साथ इसमें 6 तोला सोना अतिरिक्त भी जब्ती किया गया है जो दूसरी चोरियों में इन्होंने यूज़ किया था और जिसको हम लोगों ने रिकवर किया है। जब अपराधियों के बारे में पता किया गया तो सभी चारों अपराधी जो है बालाघाट के रहने वाले हैं। विकास नाम का व्यक्ति इनका मेन मास्टरमाइंड है। 2 दर्जन से अधिक चोरियां इन्होंने अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में गोंदिया में, दुर्ग में, बालाघाट में और नांदगांव में इन्होंने किया है और इन सबको आज गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। चारों आरोपी आदतन आरोपी हैं, उसमें से 2-3 जो है वो पहले भी जेल जा चुके हैं।
सरगुजा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गर्दनपाट के नाले से पुलिस की टीम ने 21 जून को एक युवक का शव कई टुकड़े में बरामद किया था, जबकि सर की बरामदगी नहीं हो सकी थी। बावजूद इसके पुलिस की टीम ने करीब 9 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का श्रेय एएसआई भूपेश सिंह और उनकी टीम को दिया है। 2021 को कोतवाली थाने के अंदर में हमने एक रिपोर्ट, पुलिस ने जो है रिपोर्ट एक दर्ज किया था, जिसमें एक गर्दनपाट एरिया है अंबिकापुर शहर के अंदर में, वहाँ पे जो है सर कटी लाश मिली थी और उसका पैर भी नहीं था। पुलिस जो है मामला विवेचना तुरंत शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज कर दिया और शुरुआत कर दी उसकी शिनाख्ती के प्रयास के बारे में प्रयास किया गया। तो उसमें ये काफ़ी ग्राउंड वर्क करने के बाद में, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद में हमको समझ में आया कि राजेश जायसवाल नामक व्यक्ति जो है गुम हुआ है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। तो हमने फिर और मामले के तहत तक गए, उसकी पत्नी और उसकी बहन जो है सभी को बयान देने के लिए बुलाया गया और हमको समझ में आया कि वो जो है मई के अंत में वो गुम हुआ है अपने घर से। तुरंत जो है हमने डीएनए सैंपल लिए, उनके बेटे के, राजेश जायसवाल के बेटे के डीएनए सैंपल लिए और एफएसएल लैब में भेजे। कुछ दिनों के बाद में एफएसएल लैब से हमको रिपोर्ट आई कि डीएनए सैंपल मैच कर रहा है और वो जो बॉडी था वो राजेश जायसवाल का ही था। तो उसमें हमने फिर बहुत सारे हमारे विवेचना में उसमें पॉइंट्स थे कि गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी बहुत दिनों तक, सितंबर में जाके उन्होंने दर्ज की थी। तो बहुत सघनता से पूछताछ करने के बाद हम लोगों को समझ में आया, पुलिस को समझ में आया कि राजेश जायसवाल की पत्नी सुनीता जायसवाल जो है और ब्रजनाथ जायसवाल, इनके बीच में संबंध था, नैतिक संबंध था और राजेश जायसवाल और सुनीता जायसवाल के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी। 31 मई को पिछले साल 31 मई को दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और 31 तारीख को ही रात को इनका राजेश जायसवाल का जो है ब्रजनाथ और सुनीता जायसवाल, इन दोनों ने राजेश जायसवाल का मर्डर कर दिया और किसी ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, इसी वजह से उसने जो है उसका सिर काटा और राजेश जायसवाल का पैर भी बहुत अलग तरह से था और उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था पैरों से, तो उसका पैर भी काटा गया और गर्दन पाटे के एरिया जो है अंबिकापुर का, वहाँ पे उस लाश को फेंका गया। यही तथ्य है। सूरजपुर के बिहारपुर में एक विवाहित को मध्य प्रदेश राज्य में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित विवाहित को गांव के ही आरोपी पति पत्नी ने बहला फुसलाकर नौकरी दिलाने के नाम पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ले जाकर एक युवक को 1.5 लाख रुपए में बेच दिए थे, जहां पीड़िता ने अपने पति को भी बिना बताए आरोपियों के साथ वह चली गई थी। ऐसे में 2 माह पहले पीड़िता के पति ने गुम इंसान का मामला भी थाने में दर्ज कराया था। पीड़िता किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और अपने पति को उसने पूरा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस के पास पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर बिहारपुर निवासी आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है। ये 25/11/21 को चांदनी थाना में एक व्यक्ति ने सूचना दिया था कि इसकी पत्नी इसको बिना बताए कहीं चली गई है, जिसमें थाना चांदनी में गुम इंसान गायब किया गया था और उसमें उस महिला की अभी दस्तयाबी हुई है। जब दस्तयाबी में उस महिला से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसी के गांव की एक महिला ने उसको मध्य प्रदेश में किसी के पास बेच दिया था। इस पर थाना चांदनी में 370, 376 2N IPC पंजीबद्ध किया गया और जो आरोपिया महिला है उसको और जो उसमें सहयोग करने वाला उसका पति, इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें एक आरोपी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। उसमें उस महिला को मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था और वो महिला जब अभी उसकी दस्तयाबी हुई तब उसने अपने पूरा बयान में बताया। इस पर मामला पंजीबद्ध किया गया और दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।